एक तरफ महाराजा रंजीत सिंह जी हैं, दूसरा पक्ष शाह सूजा है, और जो तीसरा पक्ष है वो ब्रिटिशर्स हैं। समझिएगा इस संधि से किसको क्या मिला है, क्या लाभ हुआ है। जो कल क्वेश्चन मैंने दिया था वो समझ जाओगे आप। बेटा अगर मैं बात करता हूं रंजीत सिंह की, तो जब ये संधि होगी तो रंजीत सिंह कहेंगे कि बाकी शर्तें मैं तैयार हूं, बस मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि भाई आपकी जो सेना जाएगी वो मेरे क्षेत्र से नहीं जाएगी, आप अपनी सेना को भेजिए, जहां से आपका मन करे वहां से भेजिए। आपको पता है अभी आपके सामने मैप है इंडिया का, वहां देखिए वर्ल्ड का मैप होगा, अगर आप उसको देखोगे तो आप पाओगे बेटा इसमें पाकिस्तान को इग्नोर कर दो क्योंकि पाकिस्तान उस समय था नहीं। तो अगर आप देखोगे उस मैप को तो पाओगे कि इंडिया और अफगानिस्तान, पता है इंडिया से अफगानिस्तान जाने का जो रास्ता है वो दो जगह से है। या तो आप जाओगे पंजाब होकर, जो आज भी भारत और पाकिस्तान की अफगानिस्तान का बॉर्डर है, सुना होगा ना भैया। जो पीओके है, पीओके में कई एक बोट ऐसा एक जगह ऐसी पड़ेगी जो अफगानिस्तान की सीमा को टच करती है, डूरंड रेखा में जहां पे। और आपको पता है पीओके को हम अपना मानते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसीलिए क्या मानते हैं हम कि भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री मिलती है। लेकिन प्रैक्टिकली सीमा में देखा जाए तो हमारी आपस में बाउंड्रियां नहीं मिलती, लेकिन उस डूरंड रेखा या पीओके को हम अपना मानते हैं, इसलिए तो भी रेखा मिलेगी ना। कांग्रेस ने क्या किया था, यही गलती की थी, उन्होंने एक मैप इश्यू किया था और उस मैप में उन्होंने जो पीओके है उसको इंडिया का नहीं माना था, और उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी। क्योंकि भी सिंपल सी बात है, पीओके को हम अपना मानते हैं कि हमारा है, ठीक है। अभी शायद सुना होगा आपने, जब बीच में भी कोई बात हुई थी तो जो अमित शाह जी उनका बयान भी आया था, बड़ा वायरल हुआ था उस चीज पे। उन्होंने कहा था कि पीओके तो आप हमारा है ही है, तो पीओके के बारे में तो हम कभी बात कर ही नहीं रहे, हम जब चाहेंगे तब ले लेंगे उसको, हम तो कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। और जिस दिन से उन्होंने बोला, पाकिस्तान वालों में दुखी हो रही है कि ये पागल है, इनको वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कर डालेंगे। आप सो के उठे और आपको पता लगा पीओके इंडिया का हिस्सा है, और ये कर सकते हैं, वहां की जनता भी तैयार है। दिल्ली जो बलूचिस्तान वगैरह के जो एरिया हैं वहां इंडिया सपोर्ट के आंदोलन हो रहे हैं। मतलब इधर वालों को लग रहा है हम पाकिस्तान में चले जाए तो हैप्पी हो जाएं, उधर वाले उनको लग रहा है कि हम इंडिया में आ जाए तो हैप्पी हैं। डबल है। इससे एक बात प्रूव होती है कि जिसको जो हासिल हो जाता है उससे वो खुश कभी नहीं होता। सीरियसली बात है, चाहे वो कोई भी चीज हो, आपको जिस पोस्ट का सपना होगा वो मिल जाएगी ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। हाँ, जो आईएएस है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं टाइम से पहले, उनको लग रहा है कि बेकार में गलत जगह आ गए, और लोग आईएएस बनने के लिए लड़ रहे हैं। तो वही चीज है, जो हासिल हो जाए आसानी से मिल जाए उसकी फिर कदर नहीं रहती, ठीक है। चलिए तो डालिए इसमें। तो ये संधि हुई, रंजीत सिंह को क्या प्रॉफिट हुआ, उन्होंने भी पंजाब को इस जो युद्ध होगा बाद में अफगानिस्तान का, उससे अपने आप को अलग रखा, अक्षुण्य रखा, उनको ये बेनिफिट है। अच्छा इसके बाद क्या होगा बेटा, जो अंग्रेज हैं ये जाएंगे कहां, सिंध के पास, और सिंध की मदद से ये अटैक करेंगे कहां पर, अफगानिस्तान पर। और एक बैटल होगी जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ जमरूद, तो लिखना बैटल ऑफ जमरूद, अमरूद नहीं है जमरूद है, JAMRUD, बैटल ऑफ जमरूद, जमरूद का युद्ध लिख दिया, जमरूद का युद्ध, बैटल ऑफ जमरूद। ये बेटा अंग्रेजों के बीच में और अफगानिस्तान का जो अमीर है उस समय को क्या नाम था उसका, दोस्त मोहम्मद, उसके बीच हुआ था, लिखो ब्रिटिशर्स वर्सेस दोस्त मोहम्मद। के बीच हुआ है, अंग्रेजों और दोस्त मोहम्मद के बीच में हुआ था, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था
इस युद्ध में अंग्रेजों का हाल कुछ ऐसा हुआ था, आप सबके घर में बिल्ली आती होगी, कई बार आती होगी ना, तो क्या करते हो, उसको भगाने का इंतजाम करते हो, भगाते हो उसको। अगली बार मत भगाओ, क्या करो, घर में जैसे बिल्ली आए, आंगन में एक भिगोने में रखो दूध, और आंगन में ही रख दो उसके लिए। वो आएगी, पहले दिन डरेगी, इधर उधर देखेगी, भग जाएगी। दूसरे दिन आएगी, उस दूध में मुंह मारेगी, फिर भग जाएगी। 4-5 दिन इस प्रोसेस को दोहराओ। अब उसको लगेगा कि दूध मेरे लिए ही है, अब वो आएगी। अब होता है ना, नया नया दामाद होता है, वो हर कोने में झांकता रहता है, देखता रहता है आराम से। अब उसका वही वाला होगा था, दामाद वाली फीलिंग आ रही होगी उसको। अब वो आएगी, आराम से दूध में मुंह डालेगी, और आपको पता है जब बिल्ली रिलैक्सली दूध पीती है तो क्या करती है, आंखें बंद कर लेती है। अब वो करेगी आंखें बंद, और आप करिए दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद, हाथ में उठाइए एक मोगर, मोगर समझते हो, जिससे वो गेहूं कूटते हैं, अन्न कूटते हैं, मोगर, और उसको इतना मारिए कि वो मरे ना, पर उसके अंदर कुछ बचे भी ना। उसके बाद जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, आपके घर कभी बिल्ली नहीं आएगी, क्योंकि वो बाहर निकलेगी और सभी को बताएगी, बहन कहीं जाइयो, उस घर में मत जाइयो। वो पहले पिलाते हैं और पिला के फिर सारा वसूल लेते हैं। तो यहां अंग्रेजों के साथ वही हुआ। अंग्रेजों ने अटैक किया अफगानिस्तान पर, दोस्त मोहम्मद पर, और बड़ी आसानी से दोस्त मोहम्मद को हरा दिया। अंग्रेज अपने आप में बड़े खुश हैं कि दोस्त मोहम्मद हार गया, अफगानिस्तान में अब हमारा अधिकार हो गया, अब ये सात सुजा गद्दी पे बैठ गया है, ये हमारा दोस्त है, अब रसिया से इसके कोई रिलेशन नहीं होंगे, बढ़िया सा काम हो गया है। ठीक है, लेकिन किस्मत की फुटी कैसे है, अफगानिस्तान के लोगों ने शाह सुजा को शासक माना ही नहीं। अब बेटा कोई भी शासक कब तक रूल कर सकता है, जब तक जनता उसको शासक माने, और जनता ही बगावत कर दे तो क्या होगा। शाह सुजा के खिलाफ जनता ने बगावत कर दी, और एक रात शाह सुजा सोया हुआ था, और जनता ने उसको हमेशा के लिए सुला दिया, मार दिया बेचारे को, टपका दिया, तो मर गया। अंग्रेजों की सेना को वहां, जैसे वो देखोगे ना, आप किसी ढाबे पे गए होगे, जिस तरह से वो गाजर मूली को काटते ना स्पीड से, ऐसे अंग्रेजी सेना को काट डाला गया, और अंग्रेज बेचारे जान बचाते बुझोते बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान से निकल पाए। तो बेटा अब इस युद्ध में सोच के देखना, क्या शाह सुजा को कुछ हासिल हुआ, कुछ दिन के लिए गद्दी जरूर मिली, बाद में वो मारा गया, और अंग्रेजों को क्या मिला, कुछ भी नहीं। सेना लेकर गए अफगानिस्तान पे, युद्ध किया, दोस्त मोहम्मद को पकड़ा, इतना सब कुछ किया, और हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये 3 पक्ष इस संधि में शामिल थे। 3 पक्षों में देखा जाए तो थोड़ा सा लाभ जो हुआ वो रणजीत सिंह को ही हुआ था, और किसी को कोई खास लाभ नहीं था। ठीक है, लेकिन रणजीत सिंह की किस्मत खराब थी, वो लाभ में थे तो किस्मत बेकार थी। 1838 में संधि हुई, 39 में ही रणजीत सिंह की हो गई डेथ। तो लिखिएगा 1939 रणजीत सिंह डाइट, सॉरी 1839 रणजीत सिंह डाइट। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब देख लेते हैं रणजीत सिंह ने अपने पीरियड में किया क्या क्या है, तो लिखिएगा ध्यान से, रणजीत सिंह स्टैब्लिश मॉडर्न मॉस्क्यू इन हिज पीरियड। आपके बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न मॉस्क्यू, अभी बड़ी न्यूज में भी रही है, MORAN मॉडर्न मॉस्क्यू, ये रणजीत सिंह के पीरियड में बनाई गई है मॉडर्न मॉस्क्यू। ठीक है, समाधि ऑफ रणजीत सिंह इन लाहौर, पहली इमारत कौन सी थी, मॉडर्न मस्जिद थी, MORAN मॉडर्न मस्जिद, मॉडर्न मस्जिद हिंदी में बोला मॉडर्न, मॉडर्न मस्जिद लिख दिया पहली चीज, मॉडर्न मस्जिद नहीं लिखा ऐसे बेटा, ये वाला मॉडर्न मस्जिद। दूसरी चीज लिखो रंजीत सिंह की समाधि, किसकी समाधि, रंजीत सिंह की, ये बेटा पंजाब में लाहौर में, किसकी समाधि, रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह की समाधि भी कहां है, लाहौर में है। नहीं बेटा, ये मॉडर्न मस्जिद अलग है, ये बताओ न्यूज में क्यों है। आपको बता दूं, कुछ सूफी संत ऐसे हैं
जो मतलब कि इंडिया से थे, मतलब बेसिकली इंडिया में आके बसे, बाद में उस समय तो इंडिया ही था ना पूरा, उस समय जाके वो लाहौर वगैरह में रहने लगे, तो वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो मोरन साहब हैं, मोरन संत जो हैं, सूफी संत हैं, उनकी दरगाह बोल दीजिए, उनकी मस्जिद, उनके नाम पे मस्जिद बनी हुई है, दरगाह भी है उनकी, मस्जिद भी है वहाँ पे। तो अभी इनको लेकर काफी डिबेट रहती है, कई बार क्वेश्चन बनता रहता है इनके ऊपर। ठीक है, तो मोरन मस्जिद क्या है, ये कहाँ पर है? ठीक है, ये भी लाहौर पंजाब में पड़ेगी। समाधि जो है रंजीत सिंह की, वो भी कहाँ पर है? लाहौर में है। बेटा लाहौर उस समय पंजाब का हिस्सा था, याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये जो समाधि है इनकी रंजीत सिंह की, ये बेटा बादशाही एक मस्जिद है, उसके बिल्कुल पास है, याद रखना। लिखिए, दिस टॉम्ब, यदि समाधि इज नियर बादशाही मस्जिद, ये समाधि बादशाही मस्जिद के पास बनी है। ये समाधि बादशाही मस्जिद के पास बनी है। क्या बच्चा कोई मुझे बता सकता है बादशाही मस्जिद जो लाहौर की, वो किसने बनवाई थी? लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है, वो किसने बनवाई थी? ऑप्शन दे दूं, इजी हो जाएगा। आपको बताना बेटा, पीछे बैक में। हाँ, आप फंस गए जी, आपको ही कह रहा हूं मैं, पीछे मत देखो, आप फंसे हो। आपके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी औरंगजेब। बहुत टफ क्वेश्चन है, बताओ। तो लिख दो फटाफट से औरंगजेब, बादशाही मस्जिद को अंडरलाइन करके लिख दो, औरंगजेब। तो बादशाही मस्जिद जो है वो किसने बनवाई है? औरंगजेब ने बनवाई है। इसके अलावा और रणजीत सिंह ने क्या बनवाया है? तो लिखो, तख्त श्री पटना साहिब। अब की बार जाओगे ना पटना साहिब, तो वहां एक पत्थर लगा हुआ है, इसको पढ़ना। इस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के प्रयासों से हुआ। तख्त श्री पटना साहिब। इसके अलावा गुरुद्वारा बाबा अटल, गुरुद्वारा बाबा अटल। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, रंजीत सिंह बनवाया भैया। आप काहे हर बार बेचारे औरंगजेब को बीच में ला रहे हो? बादशाही मस्जिद बनवाई है उसने। फिर लिखिए, बेटा ये गुरुद्वारा जो बाबा अटल है, ये अमृतसर में है, पंजाब में। इसके अलावा बेटा आप कभी अमृतसर गए हो? अब में से कोई ये बच्चे बता रहे थे, आप गए हो? वहां देखा होगा आपने, रंजीत सिंह की एक वो बनाई गई है, स्टेचू बनाया गया है रंजीत सिंह का, अमृतसर में। अमृतसर में जैसे आप एंटर लेंगे गोल चक्कर पर, वहां आपको एक स्टेचू मिलेगा रंजीत सिंह का, जिसमें वो अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह इन अमृतसर। एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह was made in इंडियन पार्लियामेंट न्यू बिल्डिंग। और भारतीय संसद की जो नई बिल्डिंग बनी है, उसमें रंजीत सिंह की जो ब्रॉन्ज कांसा होता है ना बेटा, कांसे का स्टैचू, कांसे की मूर्ति लगाई गई है। तो हमारी बेटा जो नई संसद है, उसमें रंजीत सिंह की कांसे की मूर्ति लगी है। जी, लिखिएगा, भारत की नई संसद में रंजीत सिंह जी की कांसे की मूर्ति लगाई गई है। अब लिखिए, रंजीत सिंह का प्रशासन, रंजीत सिंह का प्रशासन। प्रशासन, तो लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ रंजीत, गवर्नमेंट
रंजीत सिंह की सरकार को खालसा सरकार कहा जाता था। रंजीत सिंह की सरकार को खालसा सरकार कहा जाता था। कई बार तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा कि रंजीत सिंह की जो सरकार है उसका नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा खालसा सरकार। बेटा कि पूरा खाली पड़ा है, बैठ जाओ इधर आराम से, खाली पूरा। बाबा रंजीत सिंह की सरकार को क्या बोलते हैं? खालसा सरकार बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखिएगा, इनका प्रशासन 12 विभागों में बटा था। हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इन 12 डिपार्टमेंट्स। इनका प्रशासन 12 विभागों में बटा था। हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इन 12 डिपार्टमेंट। तो बेटा प्रशासन में कुल कितने विभाग थे? 12 विभाग थे। पहला विभाग, एक दो विभाग लिख दीजिए, ज्यादा काम की आपके लिए नहीं है, एक दो लिख दीजिए। दफ्तर ए अबाब, अबवाब। दफ्तर ए अबवाब। दफ्तर ए अबवाब, सॉरी, दफ्तर ए अबवाब। क्या हो रहा है ये? अबवाब, ठीक है, दफ्तर ए अबवाब। ये इनका क्या था? लिखिए इसमें ध्यान से, ये इनका लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट था, भूमि राजस्व विभाग। ये क्या था इनका? भूमि राजस्व विभाग था, या भू राजस्व विभाग, ठीक है। फिर लिखिए दूसरा, दफ्तर ए तौही जात। दफ्तर ए तौही जात। दफ्तर ए तौही जात। दफ्तर ए तौही जात, इसको लिखिए ध्यान से। एक्सपेंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, शाही परिवार का खर्चा। एक्सपेंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, शाही परिवार का खर्चा। तो बेटा शाही परिवार पर जो पैसा खर्च होगा वो कहां पर आएगा? वो दफ्तर ए, ठीक है, तौही जात में आएगा। फिर लिखिए दफ्तर ए मवाजाब, MAWA, मवाजाब। मवाजाब, दफ्तर ए मवाजाब, इसको हिंदी में लिख दोगे मवा जाब। दफ्तर ए मवाजाब, और इसमें लिख दीजिए सैलरी रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर। सैलरी रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर, इसमें बेटा जो सैनिक हैं उनके सैलरी का रिकॉर्ड रखा जाता है। सैलरी रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। दफ्तर ए मवाजाब, सैलरी रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर, सैनिकों के वेतन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट है जो काम के हैं, ठीक है। फिर लिखिएगा, देखिए सिंपल सी बात है, मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा सा डीप बता रहा हूं, इतना डीप आपके जो BPSC का एग्जाम है वहां नहीं आती है। देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि आप, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी अरबपति परिवार से हो कि BPSC के लिए अलग कोचिंग करोगे। कल को मन में आया कि यूपी का भी एग्जाम देना है, यूपी PCS वाला या PSC वाला, उसके अलग से कोचिंग चाहिए। झारखंड का देना है तो उसकी अलग कोचिंग चाहिए, नहीं ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको UPSC तर्ज पे चीजें करवाऊं, ठीक है, ताकि कुछ चीजें आपको डीप लगेंगी, आपको लगेगा कि BPSC में ऐसा क्वेश्चन कहाँ आता है। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं UPSC के हिसाब का करवाऊंगा तो कम से कम BPSC लायक आप हो जाओगे। और अगर मैंने मन में मान के चलाया कि आपको BPSC का करवाना है तो पिछले पेपर देख के आपको खुशी तो हो जाएगी, लेकिन आप एक बात जानते हो कि दिन ब दिन जो कंपटीशन है वो टफ हो रहा है, इजी नहीं हो रहा। तो पिछले पेपर को खुश करके मुझे आपसे कोई काम नहीं करवाना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर BPSC का पेपर टफ भी आएगा तो आप कम से कम तैर पाओ, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसीलिए पंजाब के डिपार्टमेंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, अदरवाइज BPSC की किसी किताब में आपको पंजाब के डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज,
कई बच्चों को लगता भी होगा जो बीपीएससी एग्जाम दे चुके हैं कि बीपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है, सरकारी करवा रहे हैं। देखिए भैया सिंपल सी बात है, किसी एक एग्जाम के भरोसे तो आप बैठ नहीं सकते। और आप उस प्रांत से हो बेटा जहां के एग्जाम का भगवान भी भरोसा नहीं दे सकता। एग्जाम रेगुलर हो तो बड़े अच्छे से हो जाएं, और ना हो तो कई बार जब गैप आता है ना तो बच्चा बेचारा दिमाग से टेंशन में आ जाता है, क्या करें। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का, जितने भी स्टेट पीसीएस आप हिंदी बेल्ट में होते हैं, आप कम से कम उसको दे पाए। तो इन नोट्स के बाद में आपके जो नोट्स बनेंगे हिस्ट्री के, आपको सिर्फ इन नोट्स के बाद में उस स्टेट का जो सेंटर मतलब उस स्टेट के जो जीके होता है, बस आपको वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री के पार्ट में, मॉडर्न इंडिया के पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। लेकिन ये है कि भैया थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ रही है आपको, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे मजबूरी में, ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते। नहीं बेटा, मैंने जैसे जो स्टार्ट किया था इस बैच में स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अब दो बैच कंबाइंड हुए हैं इसमें, तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो मेडिवल से किया था, लेकिन उसमें सिर्फ हम 2-3 टॉपिक कर पाए थे, जो पिछले बार में सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया था। जी। तो अब मैंने क्या किया, अगर मैं वहां से शुरू करता अकबर से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि उससे पहले क्या हुआ है, क्योंकि मैंने दिल्ली सल्तनत करवाया था उस बैच में और वो करवाया था। आपका स्टार्टिंग से है, तो आपका मॉडर्न इंडिया अब होगा। इस राउंड में मैं पूरा मॉडर्न इंडिया और जो प्री इंडिपेंडेंस, सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो करवा के जाऊंगा आपको मैं। तो 2 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला राउंड लगेगा उसमें आपका एंसेंट एंड मेडिवल इंडिया खत्म हो जाएगा। तो 2 राउंड में आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा इसमें। उसी राउंड में फिर आर्ट एंड कल्चर करेंगे हम। तो ये है बेटा, आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड है वो एक साथ हो जाता है, क्योंकि 2-3 राउंड लगते हैं यार पूरे कोर्स में। ये है। चलिए तो लिखिए इसमें आगे, लिखिए स्टेट डिवाइड इन सूबा, राज्य को सूबों में बांटा गया था। स्टेट डिवाइड इन सूबा, राज्य को सूबों में बांटा गया था। बेटा 4 सूबे थे उस समय, सुबह आते हैं ना, लिख दिया। 4 सूबे थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ठीक है, कश्मीर पेशावर। अच्छा बेटा, इस समय धार्मिक मामलों में अगर कोई प्रस्ताव पास करना है तो कैसे होगा वो, याद है ना, बताया था गुरुमत के हिसाब से होगा। लास्ट क्लास में किया था गुरुमत, कि सब लोग कलेक्टिवली बैठेंगे और डिसीजन लेंगे, मतलब एक साथ मिलकर निर्णय लेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, गुरुमत कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे लिखिए, सूबा के नीचे परगना होता था। परगना, जिसका अधिकारी करदार होता था। KARDAR, करदार। जिसका अधिकारी कौन होगा बेटा, करदार होगा। ठीक है, अब बेटा करदार क्या करेगा, ये बेटा परगने की सभी कामों को संभालेगा। तो देखो बेटा, सबसे ऊपर क्या हुआ, सरकार आ गई, उसका नाम क्या है, खालसा सरकार। उसके नीचे क्या आ गया, स्टेट आ गया, सूबा जिसको बोलते हैं हम। सूबे के नीचे क्या आ गया, परगना आ गया। अब परगना के नीचे लिखिए तालुका, जो आज भी होती है, सब डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं तालुका, ब्लॉक बोलते हैं इसको आप, तालुका। ठीक है, देखो बेटा, सबसे ऊपर आ गया सूबा, सूबे के नीचे क्या आ गया, परगना आ गया, परगने के नीचे क्या आ गया, तालुका आ गया। आज भी देखते हो ना तालुका, जहां आपका SDM बैठता है, ये परगना में हेड है जी। हाँ बिल्कुल, सूबा लिखा जाता है, वही सेम चीज है। तालुका हो गया, उसके तालुका के नीचे क्या आएगा बेटा, गांव। गांव को क्या बोलते थे उस समय, मोजे। काम का नहीं है, जिसका काम का लिखवा दूंगा मैं। मोजे, गांव को क्या बोलते थे, मोजे, MOJE, मोजे। आज पंजाब में गांव को क्या बोलते हैं, पिंड। आज क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं। ठीक है, पहले बोलते हैं मोजे। फिर लिखिए, रिवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था कैसी थी।
तो बेटा राजस्व व्यवस्था, कृषि पे राजस्व लगेगा ना, कैसे लगेगा वो? तो बेटा 3 सिस्टम थे। पहला है बटाई। बटाई ये लगभग पूरे भारत में आपने देखा होगा, पूरे भारत में यही चलता था बटाई सिस्टम। इसमें क्या था, आपका कुल जो उत्पादन होगा उसका 33 से लेकर 40% हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। तो लिखिए 33 से 40%। बटाई कितनी थी? 33 से 40%। जैसे अभी भी आप देखते होंगे कई परिवारों में, आपके घरों में ऐसा होगा जिनके पास अपनी खेती जमीन होगी, उन्होंने किसी को बटाई पे दे रखी होगी। तो जो बटाई करेगा खेत में वो क्या करेगा, फसल का बड़ा हिस्सा उसका होगा, एक हिस्सा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50-50 भी होता है, कई बार 60-40 भी होता है, अलग अलग रेशियो होती है। हाँ उसको मिलेगा, बाकी उसका जिसके खेत है। फिर लिखिए दूसरी व्यवस्था थी कानकूत। KANKUT, कानकूत। बेटा बेसिकली क्या था कि इसमें ना एक रेशियो से बटेगा वो, 33 से लेके 40% तक की रेशियो थी कि इतना, मतलब कि इसमें देखो क्या होता है बेटा, कई जगह पर 60:40 होता है, कई जगह 50:50 होता है, कई जगह 33% होता है कि ये पैसा तो आपको मिल जाएगा, बाकी जो खेती जिसकी खेत है उसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारा 40-60 पे रेशियो पे सेट हुआ, तो 40% किसका है, जो बटाई कर रहा है, जो खेती कर रहा है, और 60 किसका हो गया, जिसका खेत है। खेत वाले को ज्यादा मिलेगा ना भैया। लेकिन अब उल्टा है, अभी 40% है कई जगह पर। जहां पर खेती कम होती है वहां ये रेशियो ज्यादा होगा, जहां पर खेती ज्यादा होती है वहां ये रेशियो कम होगा, हमेशा ये होता है। क्योंकि खेती खेती ज्यादा होती है तो मेहनत भी तो ज्यादा है ना, जमीनें, काम करने वाले ज्यादा लोग हैं, जमीनें उतनी, मतलब कि जमीन ज्यादा है, काम करने वाले लोग कम है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। जबकि जहां पर खेती योग्य जमीन ही नहीं है तो काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे ना, वो चाहेंगे कि काम हमें मिल जाए। तो ये डिपेंड चलता है दोनों के बीच में। आगे लिखिए, कानकूत होता था बेटा, ये 1824 से 1834 तक चला, कानकूत व्यवस्था। कानकूत, KANKUT, कानकूत व्यवस्था 1824 से 1834। इसमें क्या था, कैश रिवेन्यू होता था बेटा इसके अंदर। 1834, 34, इसमें कैश रिवेन्यू होता था उत्पादन के हिसाब से, नगद कर व्यवस्था थी। और तीसरा और आखिरी था नीलामी व्यवस्था। कानून लीजिए बेटा सबने, कोई रहेगा बता दो, रिपीट कर दूंगा मैं, हो गया सबका? जी, फिर तीसरा था नीलामी सिस्टम, नीलामी। बेटा कानून जो व्यवस्था थी वो 1824 से 1834 तक चली थी। इसमें बेटा जो रेवेन्यू था वो कैश में दिया जाता था, नगद में। ठीक है, ये कि उत्पादन के आधार पे होता था कि उत्पादन जितना होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा था नीलामी व्यवस्था। इसमें बेटा आपको जमीन का 3 से 6 साल का पट्टा मिल जाता था नीलामी से। मतलब बेटा देखा होगा ना, अभी भी होता क्या है, सरकार की जो जमीनें हैं, आपने कभी देखा है असम में आपको प्रॉपर्टी राइट नहीं है? असम में वहां पर जितनी भी जमीन है उसका मालिक सरकार को माना गया है, और जो पब्लिक है वो सिर्फ क्या कर सकती है, वो जमीन को पट्टे पे ले सकती है। इसलिए आप देखोगे कि असम में संपत्ति अधिकार नहीं है। कैसे? अब जैसे हमारे यहाँ होता है, पिता के पास संपत्ति किसके पास आ गई, बच्चे के पास आ गई। अब 2 भाई थे, उन्होंने हाफा बांट लिया, आधा आधा कर दिया, फिर क्या होगा, उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, 4 टुकड़े हो गए, उनके 2-2 हो गए, फिर टुकड़े और बट गए। लेकिन असम में देखते हो कि चाय के जो बागान है पूरे बहुत बड़े लेवल पे होते हो, वैसे कैसे है, वहां पर आप जो पैसा उससे मिलेगा उसको बांट सकते हैं, आप उस जमीन को नहीं बांट सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं है, वो पट्टे पर है, लीज पर है। वो पट्टा ट्रांसफर होता रहेगा आपके बच्चों में, ये चलेगा, लेकिन आप उस जमीन को बांट नहीं सकते वैसे, कि कल को कोई आधा हिस्सा लेके बैठ जाए, ये तो मेरी है, अब इसमें मैं चाय की जगह कुछ और उगाऊंगा। बेटा घर का तो एक अलग हिसाब हो गया, मैं बागान की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये बागान की मैटर में है। वैसे तो सब कुछ है, जैसे सेम ये मकान वगैरह बनाओगे आप, सब कुछ वही है, लेकिन जो बागान होंगे उसमें आपको पट्टे पे मिलेगा वो, आप उसके मालिक नहीं हो।
तो मालिक नहीं, तो इसका मतलब आप बच्चों में बांट भी नहीं सकते उसको। बेटा पैसा तो बटेगा ना। आपको जमीन पे पैसा चाहिए, क्या चाहिए? मतलब सिंपल सी बात है, सरकार आपको कह रही है कि आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी एक बात बताओ, आपका घर है ना, मकान जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, आपको पता है नॉर्मली जो जमीन इंडिया में है वो आज भी लीज पे होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सब ट्रांसफर कर लेते हैं उस जमीन को, तो आपकी हो जाती है ना। और पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चलती आ रही है ये परंपरा। लेकिन आप क्या करो, जब पिताजी के बाद आपके नाम पे ट्रांसफर करवाना मत करवाओ, और अपनी वसीयत बना के जाना, कोई ट्रांसफर नहीं करवाएगा। फिर आप पाओगे कि अगर सरकार के मन में आता है तो सरकार आपकी जमीन को छीन सकती है। और सरकार से भी खतरनाक अगर कुछ है तो वो है वक्फ बोर्ड। उससे खतरनाक इंडिया में कोई नहीं है, वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये कोचिंग की जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है, आप पूरी जिंदगी लगा देना कोर्ट में केस लड़ने में, आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि वक्फ बोर्ड की नहीं है। कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रोविजन किया हुआ है वक्फ बोर्ड के लिए। मेरे दोस्त के साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मुझे पता है। मेरठ हाईवे पे उनकी जमीन थी लगभग, मतलब कि 700-800 गज, 700-800 गज। और मेरठ हाईवे, आप वहां पे आपको पता है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। वो बेचारे सोच रहे थे मन में कि अब तो हम करोड़पति आराम से बन गए भाई, वहां पे 700 गज जमीन से होटल टाइप का खोल देंगे, बढ़िया सा, बढ़िया काम हो जाएगा। जब बेचारे वहां पहुंचे, पता लगा वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था। 7-8 साल उनको हो गए, जब एयरपोर्ट पास हुआ हुआ था तब की बात है वो। और अब तक एयरपोर्ट पूरा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब बस उद्घाटन होना बाकी उस एयरपोर्ट का, ठीक है। और अब तक बेचारे केस लड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने कई पुस्तकों के डॉक्यूमेंट दिखा दिए, और लगता नहीं केस का फैसला उनके पक्ष में आएगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोविजन इतने अच्छे हैं वक्फ बोर्ड के पास। चलिए, तो डालिएगा आगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी आर्मी की, तो लिखिए आर्मी, सेना। लिखा ही नहीं तो निनारे में लिख दो, 3 से 6 साल के लिए होती थी। जो सबसे अधिक बिड लगाएगा, बिड समझते हो, जो सबसे अधिक राशि का बोल लगाएगा उसको ये अधिकार मिल जाएगा। सिंपल है बेटा, देखते हो ना कई बार नीलामी से अधिकार मिलता है, तो जो सबसे अधिक बोली लगाएगा चीज उसकी, तो ऐसा ही है। फिर लिखिए उनकी सेना। किसकी सेना? रंजीत सिंह की। सबसे इंपॉर्टेंट सेना थी बेटा फौजे खास, फौजे खास। फौज ए खास, इसमें बेटा जो बुद्धिमान लोग होते थे ना, एलाइट लोग, वो इसमें शामिल होते थे। लिख देना, इस सेना में बुद्धिमान सेनापति शामिल होते थे, बुद्धिमान और बुजुर्ग सैनिक शामिल होते थे, बुद्धिमान और जो बुजुर्ग सैनिक थे वो शामिल होते थे। बेटा फौजे खास में कौन होगा? जो बुद्धिमान थोड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्ग सैनिक है, वो शामिल होते थे। इसमें कुल 5500 सैनिक थे, 5500, इसमें कुल 5500 सैनिक शामिल थे। जी, कितने सैनिक थे? 5500। दूसरे लिखिए फौजे आइन, फौज FAUZ, फौज ए आइन, आइन, फौजे आइन पिछले वाला। तो इसमें फौजे खास थी, इसमें 5500 सैनिक थे बेटा। फौजे आइन, ये भाई, हाँ, अभी भी देखा होगा सिखों की जो आर्मी होती है निहंग वाली, ठीक है, वो थोड़ी सी लाखों सेना होती है। उसी में एक दल है, बुढ़ा दल बोलते हैं जिसको, उसमें जो लोग होंगे वो सबके सब शांति, वो थोड़े वैसे होंगे, बुजुर्ग किस्म के, रणनीति बनाने वाले। तो क्वेश्चन आज अगर आ गया ना एग्जाम में कि जो सिख सेना थी उसमें रणनीति बनाने का काम कौन करता था, तो आपका आंसर हो जाएगा फौजे खास, रणनीतिकार सैनिक है इसमें। दूसरा क्या है? फौजे आइन, ये क्या है? रेगुलर सेना है, आम जो सेना होती है। इसमें बेटा 60,000 सैनिक थे।
कितने सैनिक थे इसमें? 60,000। फौजे आइन, AIN, आइन। फिर लिखिए फौजे कवारिद, आधा क्या है? वा, री और दा, कवारिद। QAW, हाँ 60,000। ये हाँ क्वाइद, QAWAID, क्वाइद। 60,000 बेटा। कितना लिख दिया आपने? 8,000। हम्म, क्वाइद। इसमें लिखिए ये इरेगुलर सेना थी, इनरेगुलर। मतलब ये कैसी थी? ये ऐसे वो कहते हैं ना, एक तो भी परमानेंट सेना होती है, स्थायी सेना, तो ये अस्थाई सेना है, लिख दो अस्थाई। हाँ ये, हाँ अस्थाई सेना है। अब बेटा फौज है क्वाइद, QAWAID। ये हिंदी में तो आधा क्या है? वा, ई और दा, क्वाइद। ये अस्थाई सेना है बेटा, इसमें 50,000 सैनिक हैं। तो ये सेना कब बनाई जाएगी? जब युद्ध होगा। तो बेसिकली सेना में जो लोग हैं वो क्या है? किसान हैं। युद्ध के समय में वो सेना को ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, लिखिए हाँ, तो लिखिए सिख सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे? हरि सिंह नालवा। हरि सिंह नालवा जो थे वो सिख सेना के सेनापति थे। आपको पता होगा इन्हीं के बेटे का नाम था अर्जुन सिंह नालवा। अभी बड़ा गाना सुन रहे होगे, अर्जुन वैली ते, है जी। हरि सिंह नालवा बेटा इन्हीं के बेटे हैं, अर्जुन सिंह नालवा। उनका जब डोंगारी राजपूतों से युद्ध हुआ था तो डोंगारियों की सेना बहुत बड़ी थी, और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि सबके सब पीछे चले जाएं और इस सेना से अकेले मैं युद्ध करूंगा। तो उस समय उस सेना के कुछ जो लोग थे उन्होंने ये गाना लिखा था। तो इसमें सिर्फ ढोलक बजता था और तेज आवाज में गाया जाता था अर्जुन वैली ते। और उसमें इतना जोश आ जाता था उनके अंदर, अर्जुन जी के अंदर, कि उन्होंने सामने वाले की काफी सेना को काट डाला था। तब से ये सॉन्ग बड़ा वायरल हुआ था पंजाब में। उस समय से चलता रहा लोकगीत था, मतलब पब्लिक यूज करती थी वॉरियर्स कॉम में। और बाद में मूवी वालों को लगा कि अच्छा है, उन्होंने उठा के मूवी में यूज कर दिया। तब जाके लोगों को मालूम पड़ा कि अच्छा ये सॉन्ग है। तो अर्जुन सिंह नालवा जो हैं, ये उनके लिए था ये सॉन्ग। हरि सिंह नालवा के बेटे हैं वो।